आप कुछ नहीं बनते अगर आप सिंगर नहीं होते तो। क्या इतना ज़रूरी है रोज़ रियाज करना कि मेरा संगीत लोगों को पसंद आएगा? क्योंकि जब 7 साल की उम्र से देख रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं बड़े प्यार से, तो अभी तो मैच्योरिटी आएगी, हमारा रेपर्टोयर बढ़ेगा। क्योंकि लोग बहुत से हैं जो मुझे देख के समझते हैं साधु संत होगा, जो मैं कतई नहीं हूँ। अगर ऐसी लागी लगन से शुरू किया है तो आखिरी गाना दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठा था तो फ़ोन आया, तो आवाज़ आई, हेलो अनूप जलोटा बोल रहे हैं मेरे जी। कहने लगे जी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा सर सलाम प्रणाम आपको। कहने लगे कि आप लखनऊ आए नहीं बहुत दिन से। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हर महीने आता हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ। तो कहते एक बार हमारे लिए भी आ जाइए, आपकी 44 साल से BA की डिग्री यहाँ पढ़ी है, आप लेके नहीं गए। तो कभी उस दौर में आपने ऐसे सोचा कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहचान बना लेंगे? पसंद तो करेंगे लोग, लेकिन इतना पसंद करेंगे नहीं पता था। भजन से पहली बार गज़ल की तरफ आप कब टर्न हुए सर, कि आपको लगा कि यार गज़ल गानी चाहिए? मेरा पहला जो एल्बम हिट हुआ था वो गज़ल का था, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और क्या बात है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। ये साल वो है सर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, और यहाँ से आपका ट्रांजिशन शुरू हुआ। और ये लाइन मैंने आपको बहुत साल पहले बोली थी कि सर 2026 और 27 विल बी द ईयर ऑफ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। एक डिसीजन जो अगर मैं उसको कंट्रोवर्सी के दायरे में रखूँ, वो था बिग बॉस पे जाना। तो सलमान खान स्टेज पे मैं पहुंचा, मैंने गाना गाया, तो सलमान खान ने पूछा आपके साथ कौन आया है, जोड़ी है? मैंने कहा मेरी स्टूडेंट आई है जसलीन। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जसलीन आई, उसने अपना डांस दिखाया, फिर आगे कहा कि मेरा तो इनसे 3 साल से अफेयर है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कोचर और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। और आज के हमारे हम सफ़र हैं जिनकी ऐसी लागी लगन कि इंडिया हो गई मगन। रंग दे चुनरिया ने सारे हिंदुस्तानियों को भक्ति के रंग में रंग दिया। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कहो भक्ति या लो इनका नाम। एक तरफ तो ये भक्ति में सारा बोर हैं, और साथ में दूसरी तरफ ये गज़ल के भी बिग बॉस हैं। ना आवाज़ का कोई मुकाबला है, ना सुरों की कोई काट है। ना आवाज़ का कोई मुकाबला है, ना सुरों की कोई काट है। खुश नसीब हैं हम कि आज हमारे साथ भजन सम्राट है। तो आइए वेलकम करते हैं लेजेंडरी सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र, एक्टर पद्मश्री अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। बहुत दिन बाद इस बार मिले। जी सर। मुझे याद है हम लोग हर संडे मिला करते थे जिस वक्त लॉकडाउन था। जी सर। तो हिंदुजा परिवार के साथ बहुत मज़ा आता था। जूम पे हम सब मिलते थे, बातें करते थे सब। लेकिन वो गुज़र गया वो वक्त, और बहुत खुशी है आपने मुझे याद किया इस पॉडकास्ट में। नहीं सर, ये बहुत दिनों से ड्यू था, और मैं चाहता था कि मेरा पॉडकास्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप मेरे पॉडकास्ट में नहीं आएंगे। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड दैट यू हैव गिवन योर टाइम। आपका प्यार है। लेकिन वो लॉकडाउन के दिन थे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट, लेकिन खूबसूरत भी उसी मायने में थे जिस तरह से हम लोगों का रोज़ रूबरू होना होता था। तो अनूप जी ये बताइए, हम शुरुआत करते हैं शुरू से। आप भजन सम्राट बने, लेकिन ये जो भजन सम्राट है, ये छोटा बच्चा जब था तब कैसा था? देखिए, मैं बचपन से ही गाता था जी। 5 साल की उम्र से मैंने अपने पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था, और 7 साल की उम्र में मैंने कॉन्सर्ट शुरू कर दिया था। क्या बात। तो मुझे स्टेज पे गाते हुए 65 साल हो गए, 65 ईयर्स। माय गॉड। और रोज़ ही गाता हूँ कहीं ना कहीं। इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, सारी दुनिया घूमता हूँ। कभी कभी एक महीने में 5 कंट्री में जाता हूँ। अभी अगले महीने 3 कंट्री में जाना है। पहले सिंगापुर है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, फिर अमेरिका है। तो क्या है कि भारत जो है अब वो सिर्फ भारत में थोड़ी है जी। भारत अब हर देश में है। आप जिस में देश जाइए वहाँ आपको छोटा सा भारत मिल जाएगा। तो जब अपने भारतीयों को यहाँ सुना रहे हैं
तो वहाँ वाले भी तो अपने हैं, उनके पास भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, भारत हर देश में बसता है। हाँ, हर तो देश। मैं तो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि आपसे पॉडकास्ट करने के लिए मुझे किस किस देश का वीज़ा लगवाना पड़ेगा। नहीं, गॉड ब्लेस यू। आप इस एज में, एज इज़ जैसे नंबर एंड मतलब हम लोग को लगता है कि हम अभी ओल्ड लोग हैं, लेकिन द एनर्जी विच यू हैव, गॉड ब्लेस यू। और आप इसी तरह उम्र तो अभी मेरी खेलने कूदने की है। जी बिल्कुल, मुझे याद है सर, मैंने अपनी मदर दुबई में रहती हैं, उनसे एक बार वीडियो कॉल से आपकी बात करवाई थी। जी, जी। तो उन्होंने कहा था हम बचपन से, जो आपसे बड़ी हैं, वो कह रही थी हम अपने बचपन से आपके भजन सुन रहे हैं। जी सर, तो आपके पिताजी से आप ऐसी कौन सी सीख है जो अभी भी आपके साथ चलती है? एक दो चीज़ें हैं जो रोज़ जहन में आ जाती हैं। जैसे एक बार मैंने उनसे पूछा बचपन में कि आप हमको बहुत रियाज करवाते हैं कि बैठो गाओ, तानपुरा लगा के दे देते हैं, रियाज करो, तो क्या इतना ज़रूरी है रोज़ रियाज करना? तो कहने लगे कि देखो, अगर तुम 3 दिन नहीं नहाओ तो तुम्हारे बदन से बदबू आने लगती। मैंने कहा हाँ। तो कहते अगर 3 दिन रियाज नहीं करो तो तुम्हारे गाने से बदबू आएगी। ओह माय गॉड, क्या थॉट है। ऐसे समझा देते थे, फिर वो चिपक जाता था दिमाग में, और उसी का असर है कि हम रोज़ रियाज करते हैं। तो आपको ये कैसे, कब महसूस हुआ कि ये जो आपका संगीत है ये सिर्फ शौक नहीं है, यही आपकी ज़िंदगी? एट द एज ऑफ 5 अच्छा, आई वाज वेरी यंग। मतलब ये नहीं था कि मजबूरी में फादर ने कहा कि गाओ बेटा? और कुछ मुझे समझ ही नहीं आता था। बेस्ट इज दिस, म्यूजिक इज द बेस्ट। तो आप कुछ नहीं बनते अगर आप सिंगर नहीं होते? नहीं, क्रिकेट अच्छा खेलते थे, बन सकते थे। सूर्यवंशी के साथ हम भी खड़े हो जाते। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सच ये है कि क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खेलता था, और हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स हमारे अच्छे दोस्त हैं। सुनील गावस्कर हैं जी, कपिल देव हैं, तो हम उस इरा के हैं। उसके बाद तो सब यंग आए, सचिन भी कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन आजकल मुझे सूर्यवंशी ने बहुत इम्प्रेस किया हुआ है। क्या बात है। उसको तो सिवाय 6 के और कुछ आता ही नहीं। 6 का टेबल याद करके आया। बस वो सिक्स मारता है हर बॉल पे। मुझे याद है आपका एक ऑल इंडिया रेडियो में भी गावस्कर जी के साथ कुछ प्रोग्राम आया करता था। हाँ, इस तरह के कुछ प्रोग्राम थे जो सबके इंटरव्यूज आते थे, तो मेरा भी था उसमें। क्या बात है। तो लखनऊ ने आपको क्या दिया और मुंबई ने आपसे क्या लिया और क्या सिखाया? लखनऊ ने हमको तहजीब सिखाई, किस तरह लोगों से इज़्ज़त से मिलना है, प्यार से मिलना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी इज़्ज़त करनी। भाषा सिखाई बहुत अच्छी, नहीं तो यहाँ तो आइले गईले वो हो जाता। तो हमने तो वहाँ से भाषा भी सीखी, तो हमारी हिंदी और उर्दू जी, सुन के लोगों को अच्छा लगता है। ये लखनऊ की देन है। ज़हन नसीब। फिर हम लखनऊ से संगीत सीखने को मिला, शेर व शायरी मिली। अपने पिताजी से वहाँ संगीत सीखा, तो 20 साल की उम्र तक मैंने वहाँ संगीत सीखा। साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, और उसके बाद हम निकल पड़े बम्बई के लिए, आ गए यहाँ। उन दिनों बम्बई था, अब मुंबई हो गया देखते देखते। तो यहाँ रहते रहते आज करीब 54 इयर्स हो गए। क्या बात। तो 54 इयर्स में सब कुछ दिया मुंबई ने। मुंबई ने नाम दिया, मुंबई ने धन दिया, मुंबई ने एक इज़्ज़त दी, एक प्रेस्टीज दी, एक लोगों के अंदर जो रिस्पेक्ट थोड़ी भक्ति वाली होती है वो दी। जी, क्योंकि लोग बहुत से हैं जो मुझे देख के समझते हैं साधु संत होगा, जो मैं कतई नहीं हूँ। हम तो खाने पीने मस्ती करने वाले आदमी हैं, लेकिन जब भजन गाते हैं तो उसको भजन की तरह गाते हैं। जी, गज़ल गाते हैं तो गज़ल की तरह गाते हैं, फिल्मी गाना गाते हैं तो फिल्मी गाने की तरह गाते हैं। इसलिए हमारे कॉन्सर्ट में ये सब कुछ होता है। अगर ऐसी लागी लगन से शुरू किया है तो आखिरी गाना दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। क्या बात। चलते चलते मेरे गीत याद रखना ये भी हो सकता है। आज जाने की जिद ना करो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की वैरायटी हम स्टेज पे देते हैं तो लोगों को खुशी होती है। बहुत खूबसूरत सर।
लखनऊ से याद आया कि मैं भी पोइट्री लिखता रहता हूँ, आपको मैं सुनाता रहता हूँ हाँ, जबरदस्ती। सुनी मैंने आपसे। तो निकले थे गांव से शहर का पता पूछ के, और शहर पहुंचे तो गांव का पता भूल गए। तो क्या आप लखनऊ का पता भूले या अभी भी आप? हर महीने लखनऊ जाता हूँ, क्या बात है। हर महीने। वहाँ नेत्राम की पूड़ियाँ, एयरपोर्ट से सीधे वहाँ जाता हूँ। 12 साढ़े 12 फ्लाइट पहुँचती है सीधे नेत्राम के। 2-4 दोस्त पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो हम लोगों की 8-10 लोगों की टेबल बुक होती है, वहाँ बैठते हैं, ये सब खाते हैं। बाद में वो रबड़ी खिलाता बहुत अच्छी, उसके यहाँ की जलेबी बहुत अच्छी होती है। और फिर दिन में कुछ लोगों से मिले, रात को प्रोग्राम किया, दिन में मौका मिला तो म्यूज़िक कॉलेज भी चले गए, सबसे मिलाए, और रात को पहुंच गए टुंडे कबाब किया। तो वो भी तो ज़रूरी है, नहीं तो लखनऊ पूरा कैसे होगा। बिल्कुल सर, विजिट पूरी नहीं होगी। और फिर दूसरे दिन की फ़्लाइट से वापस। क्या बात। तो ये हर महीने होता ही है, कभी कभी 2-3 बार होता है। तो आप शहर तो नहीं भूले, लेकिन एक चीज़ भूल गए थे सर, अपनी डिग्री लेना। हाँ, ये हुआ था। शायद इस बात को 1.5-2 साल हुए। मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठा था तो फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, मोबाइल, तो आवाज़ आई, हेलो अनूप जलोटा बोल रहे हैं। मैंने जी, कहने लगे जी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा सर सलाम, प्रणाम आपको। कहने लगे कि आप लखनऊ आए नहीं बहुत दिन से। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हर महीने आता हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ। तो कहते एक बार हमारे लिए भी आ जाइए, आपकी 44 साल से बीए की डिग्री यहाँ पड़ी, आप लेके नहीं गए। अब पास हो गए तो पास हो गए, अब डिग्री क्या करें। तो फिर मैं गया, एक स्पेशल डे उन्होंने मुकर्रर किया, उसमें मैं गया और उन्होंने वो डिग्री मुझे दी। बड़ा अच्छा लगा, ये 44 साल पुरानी उन्होंने फ्रेम करके मुझे दी, उसमें उस वक्त के सिग्नेचर किए हुए लोगों के। तो एक रियल अचीवमेंट लगा जी। तो इतना डिपॉजिट के बाद तो मतलब इंटरेस्ट इतना हो जाना चाहिए था कि उनको डॉक्टरेट की डिग्री दे देनी चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने बुलाया था बीच में, ओके। डॉक्टरेट के लिए। वो दिन में फ्री नहीं था, ओके। तो फिर बुलाएंगे, जाएंगे, दे ही देंगे वो। तो देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी लेजेंड, आप लेजेंड हैं सर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अप एंड डाउन ज़िंदगी का पार्ट नहीं होता। तो संघर्ष के दिनों ने आपको ज़्यादा तोड़ा या ज़्यादा बनाया? संघर्ष कभी हुआ ही नहीं। मैं 7 साल की उम्र से 8-10 रुपए रोज़ कमा लेता था, जो आज के बहुत बड़े, जी, बहुत बड़ी मनी है। 65 साल पहले अगर 8-10 रुपए रोज़ मिल जाए, कहीं भी जाके गा रहे हैं, लोग कहते बच्चा बहुत अच्छा गाता है, ये ले 2 रुपये, ये ले 1 रुपया, ये ले 5 रुपये। तो गिने तो पता लगा कि 10 रुपये हो गए। क्या बात। उस 10 रुपये में तो बहुत कुछ हो जाता था, पैसे बच जाते थे, पूरी क्लास को आइसक्रीम खिलाते थे, पैसे बचे हुए। और रोज़ ही होता था, कहीं ना कहीं किसी गली में गा रहे हैं, वहाँ तो गलियों में प्रोग्राम होते थे जी। होली है तो गलियों गली प्रोग्राम हो रहा है, दिवाली है तो गली गली प्रोग्राम हो रहा है। एक बार मुझे याद है कि आइसक्रीम वाला मेरे बड़े भाई साहब के पास आया, जी। पिताजी के पास आया कि जी वो आपके जो बेटे हैं जो गाना गाते हैं, उनका बिल हो गया 40 रुपये। 40 रुपये बिल हो गया, बहुत बड़ी बात थी। क्या किया इसने? कहते पूरी क्लास को रोज़ आइसक्रीम खिलाते हैं। तो 40 हो गया तो मैं आपके पास आ गया, 8-10 होते तो कोई बात नहीं थी। तो पिताजी ने मुझे बुलाया, क्या बात है भाई जी, 40 रुपये बिल हो गया इसका। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, अभी अगले महीने होली है ना, तो बहुत पैसे आएंगे, दे दूंगा इसका। तो मिशनरी अप्रोच रहा आपका शुरू से? हाँ ऐसे ही था, पार्टियाँ, पर आज भी सुबह शाम यहाँ पार्टियाँ चलती। क्या बात। तो कभी उस दौर में आपने ऐसे सोचा कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहचान बना लेगी सर? मतलब ऐसा विजन था आपके मन में? हाँ, ये छोटे विश्वास शहर, था। आप लखनऊ से, मैं शाहजहांपुर से हूँ, 150 किलोमीटर का फासला है। हाँ, ये विश्वास था जी। कि मेरा संगीत लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि जब 7 साल की उम्र से देख रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं बड़े प्यार से, तो अभी तो मैच्योरिटी आएगी, हमारा रेपर्टोयर बढ़ेगा, तो पसंद तो करेंगे लोग, लेकिन इतना पसंद करेंगे नहीं पता था, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया।
मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं हर महीने अमेरिका जाता हूँ, क्या बात। हर महीने मैं इंग्लैंड जाता हूँ। ये इतना उम्मीद नहीं थी। और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों अमेरिका में हर महीने हो रहा है। तो दिमाग में एक बात आई कि यहीं के लोग तो वहाँ बसे हुए हैं, तो वो तो सुनेंगे ही, जैसे यहाँ वाले सुनते हैं वहाँ वाले सुनेंगे। अमेरिका सिर्फ डिस्टेंस है और तो कुछ है नहीं। जी। जैसे दिल्ली में गा रहे हो वैसे न्यूयॉर्क में गा रहे हो। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात ही नहीं, जब बुलाते चले जाता हूँ। एक दिन के लिए जाता हूँ कभी कभी न्यूयॉर्क, 1 डे। पहुँचे सुबह, प्रोग्राम किया, दूसरे दिन की फ्लाइट पकड़ के इंडिया वापस। मतलब जब तक जेट लैग होता वापस आ गए। हाँ, जेट लैग होता ही नहीं, उस साइकिल में वापस आ गए। क्या बात है, ये तो बहुत ही रेयर फीट है एक्चुअली, कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा संभव नहीं है। ये पिछले करीब 45 साल से ऐसा चल रहा है कि मैं महीने की 20 फ्लाइट लेता हूँ, सिंस लास्ट 45 ईयर्स। और प्लेन में बैठते सो जाता हूँ। अगर वो 1 घंटे की फ्लाइट है तो भी सो जाता हूँ, 16 घंटे की है तो भी सो जाता हूँ, अमेरिका की 16 घंटे की। बिल्कुल। और जब वहाँ उतरता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि सो के उतरे। तो प्लेन में कोशिश करता हूँ खाना ही नहीं खाऊं, खाना वाना खा के प्लेन में बैठे। 16 घंटे हैं तो एक ब्रेक बीच में लेते हैं, जी, उठ जाते हैं, जी। कुछ खा लिया फिर सो गए और लेटे हैं। और इतना बढ़िया रेस्ट मिलता है, 16 घंटे किसी से बात ही नहीं की। ये आप तो गले को कितना आराम। जी जी जी। तो आई प्रेफर लॉन्ग फ्लाइट्स एंड आई प्रेफर टू स्लीप। दैट्स योर मी टाइम। दिस इज व्हाट हेल्प्स मी, माय वॉइस। क्या बात है। लोग थक जाते हैं फ्लाइट लेके, आप उसको रेस्ट करने में यूज़ करते हैं। हाँ, मेरे लिए वो रेस्ट पॉइंट है। प्लेन में बैठना मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेस का काम नहीं है। मैं बैठा और सोया। एक बार हम लोग भी साथ आए थे कि फ्लाइट। क्या बात है। तो भजन आपने चुने या भजनों ने आपको चुना सर? देखिए, सच तो ये है कि बचपन में मैं भजन गाता था। पहला गाना जो मैंने मंच पे गाया 7 साल की उम्र में, वो था ठुमक चलत रामचंद्र। जी सर। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। अब क्यों पसंद करते हैं लोग भजन सुनना मेरा, आपको खुद ही अभी पता लगेगा। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र। क्यों नहीं पसंद आएगा? बिल्कुल साहब, मतलब पूरा इमेजिनेशन हो गया। चित्रित हो गया ना, इमेजिनेशन हो गया पूरा चित्र। हाँ। कि वो ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। क्या बात। मुझे खुद को इतना मजा आ रहा था, मुझे पता लोगों को मजा आएगा। तो ऐसे लोग नहीं गाते। ये पिताजी की कला, हमारे पिताजी से सीखा कि शब्दों को गाओ, पूरा गाना मत गाओ, पूरी पंक्ति मत गाओ, शब्दों को गाओ। तो मैं एक एक शब्द को गाता हूँ और वो शब्द जो कह रहा है उसको गाता हूँ। मतलब अब ये शब्द नहीं है, एहसास है। एहसास है, बिल्कुल। क्या बात है। वो ठुमक चल रहा रामचंद्र अभी दिमाग में गूंजता रहेगा कि सच में ठुमक ठुमक के चल रहा। आपकी आवाज़ में देखिए भक्ति भी है जब आप भजन गा रहे हैं, और गज़ल की नरमी भी है। तो ये दो चीज़ें एक साथ, मतलब या तो इंसान एक गज़ल सिंगर हुआ करता था आपके अलावा, या फिर वो भजन ही गा पाता। देखिए, ये जो कुर्ता है इसका मटेरियल बहुत अच्छा है जी। इससे शर्ट भी बन सकती है, इससे पजामा भी बन सकता है, धोती भी बन सकती है, इससे जैकेट भी बन सकती है, बिकॉज मटेरियल इज गुड। अगर गाना मटेरियल जो है, हमारा म्यूज़िक जो मटेरियल है, हमारा रियाज जो मटेरियल है, वो अगर अच्छा है तो उससे कुछ भी बना लो। क्या बात, क्या बात। उससे गज़ल बना लो, उससे भजन बना लो, उससे फोक बना लो, कवाली बना लो, उससे क्लासिकल बना लो, उससे फिल्मी गाना बना लो, रैप बनवा लो। तो मटेरियल अच्छा है। अगर ये मटेरियल घटिया है तो ये 2 दिन में कुर्ता ही फट जाएगा। फिर हम शर्ट क्यों बनवाएंगे इसकी? राइट। जाने दो यार, दूसरा लाओ। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छा मटेरियल बनना है। क्या बात है।
अगर वो अच्छा मटेरियल बन गया वो कुछ भी कर लेगा उसमें सक्सेस। मतलब आपकी क्रिकेट की भाषा में बैटिंग आनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर में बैटिंग हाँ करा। हाँ हाँ, किसी ऑर्डर में खड़ा कर दो इसे, खेलेगा। 2020 भी खेलेगा और टेस्ट मैच भी ये खेलेगा। अच्छा होना चाहिए। क्या बात। आपकी फेवरेट गज़ल कौन सी है सर? सुनाओ कोई। बिल्कुल सर। रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के मेहमान हो गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के अरमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे। क्या खूब है सर, क्या खूब है सर। देखिए एक तरफ ठुमक चला था रामचंद्र और रफ्ता रफ्ता इसी में तुम्हारा। रोमांस। क्या बात है, क्या बात है। आपके दिल के सबसे करीब क्या है, भजन, गज़ल या फिर महफिल का जादू? महफिल, महफिल है, क्योंकि महफिल में जो चीज़ सही गानी चाहिए वो हम गाते हैं। भजन भी वो गाएंगे जो भजन टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंट वाला नहीं। एक्सपेरिमेंट वाला हम अपने रियाज में गाते हैं। जो टेस्टेड है कि हिट है, ऐसी लागी लगन गा देंगे तो तालियां बजनी है, ये गा देंगे तालियां बजनी है। जो नया तैयार कर रहे हैं उसको हम अपने घर में रियाज करते हैं, उस वक्त गाते हैं, और वो जब इस लायक हो जाता है कि उसको लगता है कि टेस्टेड है, फिर उसको पत्ता फेंकते हैं। अगर कोई हमारा रियाज सुन ले तो जो ऑर्गेनाइज़र है अगर वो सुन ले तो प्रोग्राम कैंसिल कर देगा कि इसको तो गाना ही नहीं आता, तो एक ही चीज़ पे लगा हुआ ठीक ही नहीं हो रहा। क्योंकि रियाज तो उस चीज़ का होता है ना जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना। क्या बात। और कॉन्सर्ट में वो गाना है जो बिल्कुल ठीक है उसको गाना है। तो आपने कभी लोगों को एक अपनी एक इमेज, फिक्स इमेज में बंधने नहीं दिया सर? कभी नहीं। कुछ बंदे भी हैं जैसे गांव में, गांव में वहाँ लोगों को गज़ल का पता ही नहीं क्या है जी। तो वहाँ तो भजन ही भजन है, तो लोग मेरे भजन सुनते हैं और वो मुझे यही समझते हैं कि ये तो भजन सम्राट है, भजन को भजन आता है। हम भी कहते ठीक है यार, कम से कम पसंद तो करते हो ना, हमारी कोई भी विधा को लाइक करते हो तो हमारी सक्सेस ही है ना। कोई बात नहीं, हमको केवल भजन ही आता है, कह देते हो। भजन से पहली बार गज़ल की तरफ आप कब टर्न हुए सर, कि आपको लगा कि यार गज़ल गानी चाहिए? उल्टा हुआ था। ओह, मेरी पहले गज़ल हिट हुई थी। कमाल है। हाँ, मेरा पहला जो एल्बम हिट हुआ था वो गज़ल का था, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। अरे चांद क्या बात है। उसके बाद एक भजन का एल्बम आया, भजन संध्या, वो फिर ओवरटेक कर गया, वो बहुत आगे चला गया, हर घर में पहुंच गया। तो ज़रा किस्सा यहाँ उल्टा है। चांद अंगड़ाइयाँ सर, हाँ, एक लाइन। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। क्या बात है, क्या खूबसूरत। शुक्रिया। इससे याद आया कि आपकी जगजीत सिंह के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी, कोई किस्सा बताइए सर उनकी याद। जगजीत जी और मैं काफ़ी क्लोज थे, और हमारे बड़े भाई थे, हम तो उनको बड़ा भाई कहते थे जी। वो मुझे कहते थे भजन जलोटा, भजन जलोट। और मैं उनको कहता था गज़ल सिंह। हम दोनों बहुत कम मिल पाते थे क्योंकि वो भी बिज़ी, मैं भी बिज़ी, कहीं एयरपोर्ट्स पे मिलते थे, कहीं किसी फंक्शन में मिल गए, कोई अवार्ड फंक्शन है, कुछ वहाँ हेलो हेलो हो गया, गले लगते थे बड़े प्यार से, लेकिन कहते थे यार मिलना नहीं हो रहा, मिलना चाहिए, कोई तरीका बताओ। तो एक मौका लगा, गोपी हिंदुजा जी का फ़ोन आया। अच्छा।
लंदन से, अनूप जी आपका प्रोग्राम हमने रखा है नेक्स्ट वीक, आपको पता है? मैंने कहा जी पता है। कहते जगजीत सिंह जी को भी ले आओ। ठीक, ले आते। बाय वन गेट वन फ्री। गोपी जी बहुत सर, बहुत बहुत दिल वाले इंसान जी। तो मैंने फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है। कहने लगे, जगजीत बोले कि मैं प्राइवेट तो करता नहीं प्रोग्राम। मैंने कहा ये प्राइवेट है लेकिन हिंदुजा हाउस में है, सोचिए। कहते यार तुम कहते तो चलेंगे। मैंने कहा मैं भी गाऊंगा और साथ में गाएंगे। कहते चलो जी। पहुँचे, हम लोगों ने गाया, लेकिन वहाँ भी साथ रहने का मौका नहीं मिला। एक ही दिन मिल पाया, उसी एक दिन में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बिजी हैं, रिहर्सल हो रही है। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बाबा ने कहते यार मैं तो जा रहा हूँ वापस, इस बार भी कोई मिलना नहीं हुआ। मैंने कहा फिर होगा मिलना, कोशिश करते। फिर एक मेरा प्रोग्राम था देहरादून में, एक किसी कॉलेज में था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनका मुझे फ़ोन आया कि अनूप जी आप आ रहे हैं, तो दूसरे दिन जगजीत सिंह साहब का करा दीजिए। मैंने कहा करा देते। मैंने फ़ोन किया, भाई साहब ऐसा है। हाँ कहते बिल्कुल चलेंगे। डेट मैंने बता दी कि एक दिन मेरा है, दूसरे दिन आपका। वो एक दिन पहले आ गए बाय मिस्टेक। अच्छा। उनको लगा कि उस दिन मेरा है, उनको लगा। तो मुझे कहने लगे मैं आ गया हूँ। मैंने कहा आप गलत आ गए, आपका कल है। कहते नहीं यार तुमने कहा था आज है। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा है। अच्छा, कहते चलो ठीक है, आज मैं तुमको सुनूंगा, कल तुम मुझे सुनना, फिर हम एक दिन और ठहर के चलते हैं, तो हमारे 2 दिन ये साथ में हो जाएगा। चल ठीक है। वो 2 दिन गोल्डन मोमेंट्स थे। क्या बात। हम लोगों ने खूब रियाज किया, खूब खाया पिया, मज़े किया। वो भी मस्त खाने पीने के शौकीन मेरी तरह। और फिर तीसरे दिन मुंबई आए। उनको रात को ब्रेन हेमरेज हो गया, ही डाइड। ओह माय गॉड। तो भगवान ने ये प्लानिंग की कि इसकी सांसें हो रही हैं ख़त्म और इनको मिलना ज़रूरी है, इनको मिलाना ज़रूरी है, इनकी इतनी ख्वाहिश है मिलने की। तो देहरादून वाले प्रिंसिपल के दिमाग में बात डाली कि फ़ोन करो कि जगजीत सिंह को भी बुलाइए। तो प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा जी बिल्कुल लाता हूँ। वो भी फ्री थे और इतने फ्री थे कि एक दिन पहले आ गए। तो ऊपर वाले की जो प्लानिंग थी कि इसके सांसें ख़त्म हो रही हैं, इसको भेजो देहरादून, इनको मिलने दो 2 दिन। तो हम लोग जितनी भी प्रोग्रामिंग कर लेना, ये जो आपके सामने रखा हुआ खिलौना, सेंट बटन उसके पास है। जी बिल्कुल। वही प्लानिंग करता पूरी। नहीं तो ये कैसे संभव था कि बंदा एक दिन पहले आ गया और प्रोग्राम में आने को मान गया, सब हो गया, 2 दिन रह भी लिए, बम्बई पहुंच भी गए, रात को ख़त्म। दूसरे दिन उनका बॉम्बे में प्रोग्राम था गुलाम अली साहब के साथ, लेकिन वो तो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो उस प्रोग्राम में उनकी जगह हरिहरन जी ने गाया था, सन्मुखानंद में प्रोग्राम था। तो ये ऊपर वाले से बड़ी शक्ति और प्रोग्रामर कोई है नहीं। बिल्कुल सर। हम लोग अपने को बहुत तोप समझते हैं, कुछ नहीं है। और हमारे अंदर जो चिप लगा है ना, वो इसके अंदर जो चिप लगा है वो एक ही है। ये चिप निकालिए, ये फेल है। हमारे अंदर का चिप निकल गया, हम भी फेल हैं। तो उससे झुक के रहो और हमेशा उसका आदर करो जो ये ज़िंदगी चला रहा है। कभी तो ज़िंदगी रुक जाती है एक लम्हे के लिए, और कभी एक लम्हा भी रुकता नहीं ज़िंदगी के लिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपने देखिए हज़ारों, मेरे ख्याल से लाख के ऊपर कॉन्सर्ट अभी तक कर लिए होंगे इतने सालों में। बहुत किया जी। तो ये जो कमर्शियल सिनेमा है जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, इसका मतलब आपने मतलब उतना तवज्जो नहीं दिया, या यू वर नॉट इंटरेस्टेड? मैंने गाया था फिल्मों में, सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया। आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत, कल्याण जी, आनंद जी,
हृदयनाथ मंगेशकर, भप्पी लहरी, आनंद मिलिंद, सबके लिए गाया, मज़ा नहीं आया। हम गा के निकलते थे तो आड़ी पूछते थे कैसा रहा, मैंने कहा कमाल हो गया। कैसा लगा, मुझे मज़ा नहीं आया। कहते क्यों मज़ा नहीं आया? मैंने कहा देखिए गाना बहुत बढ़िया था, मैं और लता जी गा रहे थे, डुएट था, बहुत अच्छा मज़ा आया, लेकिन मुझे लाइव कॉन्सर्ट का ही मज़ा आता था जी। वो स्टूडियो की 4 दीवारी के अंदर गाना मुझे लगता है नहीं है मज़ा। वो जो वाह वाह होती है ना, स्टेज पे बैठे हुए वाह वाह हो रही है, लोग सुन रहे हैं और हम एक एक शेर फेंक रहे हैं, एक एक भजन उनके ऊपर फेंक रहे हैं। या तो वाह वाह मिल जाएगी, अगर टमाटर मिल गए तो घर में सब्जी बन जाएगी। बंदिशों की कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, खुल के काम होता है, वो आज तक हो रहा है। और मुझे महफिलों का बहुत शौक़ है, जिस दिन प्रोग्राम नहीं होता उस दिन घर में प्रोग्राम होता है, रोज़ महफिलें होती हैं, रोज़ हमारे सभी मित्र आते हैं, हरिहरन जी से लेके तलत अजीज, चंदन दास, नितिन मुकेश, सोनू निगम, शान, सबके साथ हम लोग बैठते गाते बजाते हैं, कभी उनके घर कभी हमारे घर। उदित नारायण जी, प्रतिभा बघेल, पृथ्वी, जैज़म, ये सब लोग, ये दाते कपल, वो भी कमाल का गाते हैं। तो जितने हैं सिंगर सब पसंद करते हैं कि हम लोग बैठे साथ में गाए बजाएं। कल रात को मधुश्री के घर में था, तो अच्छा। हमने और जसविंदर नरूला बैठे हुए गाए। जी जी। परसों भी रात को था, किनके घर था कभी ध्यान से निकल गया, तो परसों भी था, ऋचा शर्मा के यहाँ था परसों। तो कहीं ना कहीं हम लोग बैठते हैं, गाना बजाना करते हैं और अपना दिल बहलाते हैं। ये तो बहुत अच्छा जैमिंग हो रही है अब। जैमिंग हो रही है, ज़बरदस्त जैमिंग हो रही है। जी जी। फिर भी कोई आपका फेवरेट लिरिसिस्ट, फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र रहा हो? देखिए ये जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं ना, जी ये सिचुएशन पे कंपोज करते हैं। किसी को फिल्म दी गई, ये उमराव जान, जी अब उनको उमराव जान की स्टोरी के आसपास गाने बनाने हैं और धुन वैसी बनानी है। हम सिचुएशन पे तो काम करते नहीं हैं। हमको तो एक भजन हमने पढ़ा, बहुत अच्छा है, कंपोज कर लिया अपने हिसाब का। जी। गज़ल पढ़ी, अच्छी लगी, कंपोज कर लिया अपने हिसाब का। तो हमारे में स्वतंत्रता ज़्यादा है, वहाँ बंधन है। जी। उनको बंधन है कि भाई इस सेट पे गाना हो रहा है, वो सिचुएशन देखो, लोकेशन देखो, या कश्मीर में हो रहा है तो वो लोकेशन देखो, वहाँ संतूर बजाओ, नहीं तो कश्मीर नहीं लगेगा। तो वो बंधन है। हमारे इधर बंधन नहीं है, खुल के काम होता है। वो भी काम मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। वो भी काम मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब फिल्मी गानों को एक एक को सोची तो क्या गाने, जी। कांटों से खींच के आंचल, क्या गाना है। वो सिचुएशन सोचिए जरा, भाग भाग के गा रही है और वो छत पे है उसके, तो इस तरह की सिचुएशन पे उस तरह का गाना बनना, अल्लाह तेरो नाम बनना, जो इतना सूदिंग है। आजकल अनु मलिक ने जो बनाया है, मोह मोह के धागे, कितना अच्छा गाना ये बनाया। खूबसूरत। संदेशे आते हैं, क्या खूबसूरत गाना। जी तो सिचुएशन देख के बनाना, फिर भी वहाँ एक बंधन का सामना उनको करना पड़ता है। वो डायरेक्टर सामने बैठे होते हैं, ये कह देते हैं ये ठीक नहीं है, हमको कोई कहने वाला नहीं कि ये ठीक नहीं है। हमने जो बना दिया वो गा दिया। क्या बात। बंदिशों की आजमाइश ना करिए, मुझे खुले आसमान में उड़ने की ख्वाहिश है। उड़ने की ख्वाहिश है। क्या बात है सर। कुछ उड़ने से याद आया कि आपके पॉलिटिक्स के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे, और स्पेशली मैं नाम लेना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कोई किस्सा बताइए। सभी से रहा है, सिर्फ केवल अटल जी नहीं, अटल जी, नाना जी, राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल जी, सोनिया जी,
फिर उनकी सुपुत्री, उसके बाद चिराग पासवान, चिराग के पिताजी, और मोदी जी, अमित शाह जी, अपने आरएसएस के जितने हैं उनसे भी बहुत अच्छी। तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारे नेता लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब भी मित्रता थी, आज वो बीजेपी में सभी से। अब मोदी जी से जब मिलते हैं बड़ी खूबसूरत बात होती है। अभी लास्ट में मुझे मिले तो कहने लगे वंदे मातरम रिकॉर्ड करिए पूरा। मैंने कहा जी करता हूँ, आजकल काम चल रहा है उस पर। तो उनका आदेश है, हो जाएगा। आदेश है और देश के लिए है, देखिए हाँ, सबसे अच्छी बात है। जी जी, अच्छा, बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि लोग पूरा नहीं गाते। ओमकार नाथ ठाकुर जी गाते थे पूरा, मैं भी पूरा गाता हूँ। मुझसे जब वंदे मातरम कोई सुनता है तो मैं पूरा सुनाता हूँ। वो कठिन है, लेकिन अब उसको इतनी सरलता से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि लोगों को याद हो जाएगा। जी। तो एक मिशन 500 शुरू किया है कि सारे संसार से 500 भजन सिंगर तैयार कर रहा हूँ। 500 भजन सिंगर? हाँ, वो भी मैंने मोदी जी को बताया, कहने लगे बहुत अच्छा। तो 500 भजन सिंगर तैयार कर रहे हैं। वो सोचिए, जगह जगह गाएंगे, सनातन कहाँ पहुँचेगा। इनफैक्ट अभी तो ये जेंजी में नया ट्रेंड आया भजन जैमिंग का। सर हाँ, बहुत भजन जैमिंग है, भजन क्लबिंग है। वो इसलिए आया है कि जो जेंजीज हैं उनको ये समझ में आ गया है कि स्ट्रेस किस तरह निकल सकती है। जी। स्ट्रेस जो है वो बार में जाकर नहीं निकलेगी। सर लिक्वर की सेल डाउन हो गई है। हाँ, क्योंकि शराब पी के, सिगरेट पी के तो ये बढ़ेगी। जी। अब उनको पता लगा है कि भजन हो रहा हो, हरि कीर्तन हो रहा हो, उसमें हम लोग डांस कर रहे हो तो स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये हमको 50 साल लगे हैं ना, ये दिखा दिखा के यहाँ तक पहुँचाने में। जी। भजन सुनते सुनते यहाँ तक आ गए ना सब, कि अब क्लबिंग हो गई, जैमिंग हो गई, आगे कोई और शेप होगा। लेकिन शुरू तो वहीं से हुआ। ऐसी लागी लगन वो सब आया तो घर घर में सब सुन रहे हैं। बिल्कुल सर, हम लोग सुबह उसी से होती है माहौल। तो वो माहौल यहाँ तक आ गया कि आज जैनजी इसमें आ गए। मुझे बड़ी खुशी इसकी। तो आपने कुछ, आपके जो फेमस भजन हैं सर, सारे ही भजन फेमस हैं, लेकिन उनको ट्विस्ट करके जेंजी के हिसाब से कभी आपने सोचा कि इसको रिमिक्स वर्जन कुछ क्रिएट किया जाए? अभी हुआ था। ओके। एक मेरा कॉन्सर्ट था ऋषिकेश में जी। तो कुछ 700-800 लोग बैठे थे। उसमें 200 जो थे वो जैनजी बैठे हुए थे। कॉलेज के, स्कूल के आके बैठ गए थे जी। और हमने शुरू किया और उन्होंने मस्ती पीछे शुरू की, उसमें मज़ा ले रहे हैं वो। फिर मुझे लगा है इनको तो थोड़ा और सुनाना चाहिए। और जहाँ मैंने शुरू किया फास्ट बीट पे, वो 200 आगे आगे उन्होंने डांस किया। 1-1.5 घंटा तो डांस करते रहे वो। क्या बात है। अब देखिए किस पे डांस कर रहे थे। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। क्या बात। चला राम जी की सेना चली, लंका में मची खलबली खलबली, ओ राम जी की सेना चली। ये सब शुरू हो गया, डांस शुरू 1-1.5 घंटा चला। क्या बात। तो ये सब है क्या? ये सब वहीं से तो रेला चला है ना जी। रुका ही नहीं, यहाँ तक आ गया। जी जी। भजन का रेला तो रुकेगा भी नहीं। आज तो कितनी म्यूजिक कंपनीज हैं वो गजल तो रिलीज ही नहीं करना चाहती, वो कहती है वो भजन की है। हमारे पास म्यूजिक कंपनीज आती हैं दिल्ली से, बेंगलोर से, ये सर आपको भजन रिकॉर्ड करना है हमारे चैनल के लिए। कितने रिकॉर्ड करने हैं? 100 रिकॉर्ड करना है। एक आध की बात नहीं करते, क्योंकि उनको रोज़ फीड करना है। तो रोज़ उनको चाहिए गाना, तो हमको रोज़ रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा उनके लिए। इसमें एआई बड़ा हेल्प करेगा। नहीं बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ है। जी।
तो जब पहली बार आपको लगा कि आवाज़ सिर्फ पसंद नहीं है, आपकी आवाज़ ये लोगों की आस्था बन चुकी है, मतलब अगर दूर से किसी को शब्द सुनाई नहीं दे रहे और ये लग रहा है कि अनूप जी गा रहे हैं, तो आदमी भक्तिमय हो जाता है। ये आपको कैसा महसूस होता है सर? देखिए, नाम का असर होता है ना। जैसे आप राम बोले, जी, वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, लेकिन राम बोलते ही आपके अंदर कुछ होगा। किसी का नाम गोपाल हो तो गोपाल बोलने से कुछ लगता है, अंदर अच्छा लगने लगता है। किसी का नाम सीता हो तो अच्छा लगने लगता है। यही नहीं, आपको कोई एक्टर एक्ट्रेस बहुत पसंद है, किसी का नाम हेमा हो तो आपको अचानक हेमा मालिनी की याद आ जाती है। हेमा मालिनी आपको पसंद है, अच्छी लगती है। तो नाम जो है वो असर करता है। तो उन लोगों ने हमारा गाना सुना हुआ है, उनके मन में बसा हुआ है, तो जैसी वो आवाज़ सुनते हैं मेरा ख्याल आ जाता है, मुस्कुरा देते हैं। लखनऊ में है मुस्कुराइए, क्या बात है। तो ये वही है बिल्कुल है सर, कि अनूप जी के आपको साथ है। आपके पसंद की आवाज़ आ गई है, मुस्कुराइए। क्या अब बात, जगजीत सिंह का हम सुनते हैं, मुस्कुरा नहीं देते हैं। जी जी जी, पंकज उदास, मेहंदी साहब, गुलाम अली सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। बोले पैग पैग लगाने से पहले बोले गजल लगाई। तो मुस्कुरा तो उन चीज़ों का वो कनेक्ट हो चुकी है अपने। तो क्या शोहरत ने आपको बदला या आप वैसे ही रहे जैसे थे? बिल्कुल नहीं बदला, ये बड़ी मुश्किल है। आज भी वही सड़क पे गोलगप्पे खाता हूँ जाके, ऑटो में बैठ जाता हूँ, ट्रेन में चला जाता हूँ, और सबसे ज़्यादा मुझे मुसाफरी पसंद है ट्रेन में। सेकंड एसी मिल जाए या फर्स्ट एसी मिल जाए, जो मिल जाए सुन जाए, आराम बहुत मिलता है, लेटने का भी जाता है, ना गड्ढे हैं ना ट्रैफिक है। पूरी रात आप सोइए। तो ट्रेन जर्नी इज़ द बेस्ट जर्नी इफ़ यू हैव टाइम। तो जो कलाकार दुनिया को सुकून देता है, तो क्या वो कभी खुद तन्हा महसूस करता है? कभी नहीं, तन्हा कभी महसूस ही नहीं किया। मैं इतने ज़्यादा संगीत की रागों में जुड़ा हुआ हूँ कि मैं कभी तन्हा महसूस नहीं कर सकता अपने को। आई एम सो मच सराउंडेड विद द म्यूज़िक। क्या बात, ये मेरे दोस्त हैं, ये गाने, ये नगमे, ये राग, ये बंदिशें मेरे मित्र हैं। इनके साथ मैं खेलता हूँ, इनके साथ मैं नाचता हूँ, और बाकी भी मेरा सर्कल बहुत बड़ा है यारों दोस्तों का। उन सबके साथ बैठते हैं, गाना बजाना करते हैं, खूब करते हैं। एक फंक्शन में अमिताभ बच्चन जी मिले, कहने लगे कि भाई हमारे घर की तो सुबह आपकी आवाज़ से ही उठती है, आँख खुलते ही। तो मैं सोचता हूँ कि जनरेशन यहाँ तक है, अमिताभ भी कह रहे हैं, राज कपूर जी भी यही कहते थे, तो वहाँ से यहाँ तक आ गया, और अब ये जेनजी भी आ गए, तो कितना लंबा स्पैन हो गया। कई जनरेशंस की बात होगी। सोचिए ना, जी, राज कपूर जी मिले एक दिन, मैं तो आँख मेरी खुलती है उसके पहले कृष्णा जो है आपकी कैसेट लगा देती है। ये चीज़ें कितना सेटिस्फाई करती हैं मन को। न जाने कितने एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, स्पोर्ट्समैन सब मिलते हैं तो ये बात करते हैं, क्योंकि चैन क्या देगा, कौन सा संगीत चैन देगा। सुबह उठ के आप ये थोड़ी कहेंगे घर में ज़रा माइकल जैक्सन का टेप जी, वो तो लग गया तो लग गया, शाम को तो सुन लिया। लेकिन अनिवार्य संगीत कौन सा है? अनिवार्य संगीत भक्ति संगीत है। अनिवार्य सब्जेक्ट होता था ना, कंपलसरी सब्जेक्ट, बिल्कुल। ये कंपलसरी म्यूजिक है लाइफ का। लोग कहेंगे सुबह उठे यारो हनुमान चालीसा लगा दो। कभी किसी ने कहा है वो चाहे कोई मुझे जंगली कहे वो लगा दो। वही चीज़ लगाएंगे जो कंपलसरी है कि सुबह होनी है, उससे सुबह होती है, नहीं तो सुबह नहीं होती, सुबह में कोई कमी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही सुनते हैं, किसी का भी सुने। अभी हरिहरन जी का हनुमान चालीसा बिलियंस में लोग सुन रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा ही है, लेकिन ये कंपलसरी म्यूजिक है।
चाहे वो लता जी का सुन रहे हो, चाहे मेरा, चाहे हरिहरन जी का, चाहे हरिओम शरण जी का, चाहे मेरे पिताजी का, चाहे मुकेश जी का, लेकिन ये कंपल्सरी म्यूजिक है। और ये बना कैसे? क्योंकि इसको उस तरह से पेश किया गया, फिर उस तरह के सीडी बनाए गए, कैसेट्स बनाए गए कि लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। तो आप तना नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे याद है जब हम लोग एयरपोर्ट पे लगेज का वेट कर रहे थे, लगेज बेल्ट पे, तो पहले तो मैंने सारी पोइट्री सुनाई आपको। जब ख़त्म हो गई तब मैंने देखा कि आपने गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये किसके लिए गा रहे हैं आप? तो आप मतलब किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, तना हूँ पर खुश हूँ खुद ही से ज़िंदगी में। हाँ, तो आपने सुरों को दोस्त बना लिया। दोस्त सुर है हमारे, वो घेरे रहते हैं हमेशा। पर इसका दूसरा साइड, क्या दर्द ने आपकी गायकी को और गहरा बनाया? दर्द भी जीवन में नहीं हुआ। देखिए, कोई अगर जीवन में बिछड़ जाए तो वो चलन है जीवन का। उतना ही उपकार समझ तू जितना कोई साथ निभा दे। जन्म मरण एक है सपना, ये सपना बिसरा दे। क्या बात, ये कितने टाइम कोई रहने वाला है जी भाई। छोटी छोटी चीज़ें भी तो टूट फूट जाती हैं जो रखी हैं, जी। ये कहाँ हर वक्त रहती है। हम भी देखते हैं पीस टूट गया, आके पूछते हैं वो कहाँ गया यार, तो जो साफ करता हो कहते कल दो टूट गया। मैंने कहा बहुत अच्छा, दूसरा लाओ। कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, तो उससे अफसोस क्यों होना, उससे दुखी क्यों होना। हमने पाया भी है बहुत, गंवाया भी है बहुत, तो ना तो पाने की खुशी होनी चाहिए, ना गंवाने का दुख होना चाहिए। क्या बात। एक गुरु नानक जी का शब्द है, उस शब्द पे मैं अपना जीवन चलाता हूँ। वो क्या है? साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहने से भागो। इन चीजों को भगाओ। दुख सुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना। दुख सुख को एक जैसा समझो, मान अपमान को एक समझो। हर शोकते रहे अतीता, दुख में सुख में एक जैसे रहो। तीन जग तत्व पछाना, उसने जीवन का तत्व पहचाना। क्या बात। हर शोकते रहे अतीता, तीन जग तत्व पछाना। तो इस पे मैं अपना जीवन चलाता हूँ। पूरी फिलॉसफी आपकी पूरी एक्सेप्टेंस पे है, इसी पे है कि जिंदगी की कहानी। सब कुछ कहने के बाद नानक कहते हैं कि जन नानक ये खेल कठिन है तो मुश्किल। सब समझाने के बाद कहते हैं जन नानक ये खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना, कौन कर सकता है ये। लेकिन समझा गए। तो अस्तुत निंदा दोनों त्यागे। जी। बहुत निंदा हो रही हो, बहुत स्तुति हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कभी जाता हूँ ना किसी प्रोग्राम में, कोई मेरा प्रोग्राम बहुत जम जाता है, हंगामा हो जाता है प्रोग्राम, तो मैं सोचता हूँ वाह क्या यार आज मैंने गाया, मज़ा आ गया। ऐसा नहीं है, मैं घर आके भीमसेन जोशी जी का एक कैसेट सुन लेता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। क्या बात। कि बेटा बहुत उड़ रहे थे ना, अब देखो ये गाना बजाना होता है। अपने पिताजी का एक कैसेट सुन लेता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। तो संगीत ही आपका अध्यात्म है? यही अध्यात्म है। तो कितने भी मुश्किलात आए, आपने संगीत को ही अपना एक, वो कहते हैं ना, एक हाई पॉइंट जो आपको दे देता है। इन्हीं दोस्तों ने संभाल लिया। क्या बात। और फिर कभी ओवर कॉन्फिडेंस होना, वो होना, वो सब बचपन में वो भी सीख मिल गई। 17 साल का मैं हुआ, मैं खूब रियाज करता था, खूब प्रोग्राम करता था। तो मैंने सोचा ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन देते हैं, वहाँ गाएंगे। तो मेरी माँ भी थोड़ा थोड़ा गाती थी ऐसी शौक में, तो मुझे कहने लगे मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी ऑडिशन देती हूँ। अरे मैंने कहा आप रहने दो, आप तो घर में ऐसे थोड़ा शौक से गाती हूँ, मैं देखो रियाज कर रहा हूँ, इतने प्रोग्राम करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी भरो, मेरा भरो। जब बैठ दो, उन्होंने कहा। तो दोनों फॉर्म जाके भर दिए। 15-20 दिन बाद ऑडिशन था, ऑडिशन दे आए। वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। ये कुछ ऑल इंडिया रेडियो के साथ कुछ है क्या सर? बच्चन साहब को निकाला गया ऑल इंडिया रेडियो से, तो ठीक था ना, तो वो लेजेंड बन गए। हाँ। इत्तेफाक की बात है, वहाँ है कि ऐसे कुछ किस्से हुए हैं कि
कुछ लोगों को वहाँ से फेल किया गया, तो होता है। लेकिन उससे ओवर कॉन्फिडेंस जो मेरे में आ रहा था वो थम अच्छा। गया कि यार उड़ना ठीक नहीं है। रियलिटी हाँ, चेक। अब ऐसा अच्छा नहीं, तो तब से वो सीख मिली, वो काम कर रही है आज तक। देखिए, जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो एक हीलिंग होती है, लेकिन जो गाता है क्या उसकी भी हीलिंग होती है? बहुत होती है, बहुत होती है। शुद्ध होता है अंदर से। हम गाते गाते रोते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो अंदर से शुद्ध हुआ है तो ही आंसू आए ना। अंदर कुछ सफाई हुई है तो आंखों से आंसू आए। कोई ऐसी कविता गा रहे हैं, कोई ऐसा भजन गा रहे हैं, कोई ऐसी गज़ल गा रहे हैं जिसमें बहुत गहराई है, तो अंदर से वो क्लीन कर देता है, फिल्टर्स, आंसू आ जाते हैं गाते गाते। मतलब कोई किसी की याद नहीं आती, लेकिन हाँ ना, ज्ञान इंसान नहीं, भाव विभोर हो वो जाता किसी से कनेक्टेड नहीं है, है। जी। लेकिन उसके अंदर जो मीनिंग है, उसके अंदर जो किसी कवि का कमाल है, जी। वो सब अंदर साफ कर देता है। जैसे जैसे भजन में है, जी। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। क्या बात। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। शुद्ध हो जाते हैं बस। ऐसी चीजें गाना, ऐसी चीजें सुनना साबुन का काम करता है। इट मेक्स यू बेटर ह्यूमन बीइंग जी। by listening, by singing। तो ये सब गाते गाते मैं यही कहा करता हूँ लोगों को कि इतने संतों को मैंने गाया है, रचनाएं गाई हैं, भजन गाए हैं, तो 0.00001% तो मेरे में आया ही होगा उनका। बिल्कुल सब। ज़्यादा नहीं आया, इतना तो आया होगा, वो भी बहुत है सुंदर जीवन चलाने के लिए। सो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया राम ना? जी। हो ही जाता है। आपने इतना सुंदर जीवन जिया है सर, और अभी भी पिक्चर बाकी है। अभी मैं आपकी कुंडली की चर्चा करूंगा, लेकिन कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठी, सब कुछ ठीक था। एक डिसीजन जो अगर मैं उसको कंट्रोवर्सी के दायरे में रखूं, वो था बिग बॉस पे जाना। तो वो आपका मतलब क्या सोच के आप वहाँ पे गए? बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा है। वो मेरी स्टूडेंट मेरे पास आई, चलिए, कि मुझे बुलाया, मैंने कहा तुम जाओ, बहुत अच्छा। जी। जसलीन जी। सीखने आती थी मुझसे। जी। उनका नाम ही उन्हीं के वजह से हुआ सर। हाँ, उस नाम। जी। अच्छी बात है। मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। कहती नहीं, उन्होंने कहा जोड़ी लेके आइए, विचित्र जोड़ी, तो आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने बहुत मना किया सब हुआ, लेकिन एंड में उसके पिताजी सब आए तो मैं मान गया। मैंने चलो ठीक है, इसका अच्छा होगा। तो मैंने उससे कहा ऐसा करो, गुरु शिष्य की जोड़ी बन के चलते हैं। उसने कहा ठीक है। तो सलमान खान स्टेज पे मैं पहुंचा, मैंने गाना गाया। तो सलमान खान ने पूछा आपके साथ कौन आया है? जोड़ी है। मैंने कहा मेरी स्टूडेंट आई है, जसलीन। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जसलीन आई, उसने अपना डांस दिखाया, फिर आके कहा कि मेरा तो इनसे 3 साल से अफेयर है। ओह। मुझे पता नहीं था ये होने वाला। ये बोले हाँ, तो तय था कि गुरु शिष्य। जी। मैं तो कह भी चुका था मेरी जी स्टूडेंट। जी जी। अच्छा, जब उसने कह दिया तो मैं समझ गया कुछ हुआ है। कोई बात नहीं, चलो थोड़े टाइम रहते अंदर। हम चले गए अंदर, 1.5 महीना रहे। एक बार उसका हाथ भी नहीं पकड़ा कि कोई लगे किसी को किया, फिर कभी गले नहीं लगे। जी। बैठे बातचीत कर रहे हैं सबके साथ जैसे।
1.5 महीने बाद हम बाहर आए तो देखा था तूफान मचा हुआ है। हमको पता ही नहीं था, अंदर कहाँ पता होता है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, घड़ी नहीं है, फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं क्या बाहर हो रहा है। बाहर आए तो देखा तूफान मचा रहे यहाँ तो जसलीन जसलीन हो रहा है हर जगह। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, एक दिन में ठीक कर देते हैं। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जिस दिन मैं आया बाहर 1.5 महीने बाद। उसमें जसलीन के पिताजी को बुलाया, मैं बैठा और मैंने पूरे मीडिया को कहा कि देखिए कि हमने ये फैसला किया है, हम दोनों ने, मैंने और जसलीन के पिताजी ने, कि जसलीन का कन्यादान हम मिल के करेंगे। क्या बात है। अब ख़त्म हो गई बात, अब इसके आगे सवाल कहाँ है, कहाँ है, किसी गुंजाइश ही नहीं रही ना कुछ पूछने जी। की। तो इन चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ। लोगों ने, किसी ने मुझे उसके साथ ना किसी क्लब में देखा है, ना कोई पिक्चर देखते देखा है, ना कहीं रेस्टोरेंट में बैठे देखा है, ना किसी प्रोग्राम में देखा है, तो लोगों को समझ में आ गया बेकार की बात है। नहीं तो आजकल तो कहीं साथ में जाओ तो फट से आ जाता है ना सोशल मीडिया में। लोगों ने कहा यार ये तो कभी साथ दिखते ही नहीं है, इसका मतलब ड्रामा था पूरा, समझ में आ गया। तो इस पर आप मेरी एक पोइट्री सुना सकते थे सर, कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोहब्बत का हम पर, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोहब्बत का हम पर, अब कैसे बताएं उन्हें कितने बेवफा हम हैं। हाँ, एक शेर हम भी सुनाते हैं जी। कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब ये सब फिदा नहीं होता। जी। एक और आपने एक लाइन पकड़ी, वो थी एक्टिंग की। हाँ। तो एक सिंगर को एक्टर बनना, ये जो सफ़र था, ये कितना मुश्किल था? सिंगर तो एक्टर ही होता है, हम लोग एक्टिंग ही तो करते हैं जो गाते हैं। सर अभी आपने कहा दिल से गाते हैं सर, आंसू निकल आते हैं। नहीं, एक्टिंग का मतलब उसको पेश करना, अच्छा, ओके। उसका जो प्रेजेंटेशन है जी। वो एक्टिंग ही तो है। हज़ारों लोग बैठे हैं, कैमरा ऑन है। हाँ। जी जी। एक्टिंग ही तो है कि हम एक चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, उसको गा रहे हैं तो अंगड़ाई दिखा रहे हैं ना, हाँ। चांद कैसे घूम रहा है, ठुमक चल रामचंद गा रहे हैं, ये एक्टिंग ही तो है, थ्रू म्यूजिक है। दिस एक्टिंग इज थ्रू माई म्यूजिक। क्या बात। जब वो सामने खड़ा कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने तो काफ़ी फिल्मों में किया, एक वो कौन सी आई थी पाताल लोक, उसमें तो बहुत अप्रिशिएट हुआ हमारे जी को। जी जी। उसके बाद हमने कई जगह किया, अभी और भी कुछ आ रही हैं फिल्में कर रहे हैं। तो रुझान है आपका? रुझान है लेकिन प्रोफेशन नहीं है, मज़े के लिए करते हैं। अब जैसे प्रोग्राम में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो लोग देंगे 50,000, तो ये मतलब थोड़ी कि हम उनको मना कर देंगे, चलो यार चलते हैं, मज़ा आएगा। कोई बात नहीं। अनूप जी, इतना लंबा सफ़र, इतनी महफिलें, इतनी तालियां, आज भी स्टेज पर वापस आपको क्या खींच कर लाता है? पैशन। स्टेज पे बैठते हैं और लगता है यही है जीवन, यही मज़ा है लाइफ का। और पहली लाइन से ही लोग तालियां बजाने लगते हैं, वो देख के जोश आता है, एक बैटरी चार्ज हो जाती है दोबारा। लोग मुझे कहते हैं कि आप ये कंटिन्यूअस 2-2.5 घंटे 72 की एज में कैसे गा लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ तो मैं सोच लेता हूँ मैं 27 हूँ। क्या बात है। बस ये मेरी थिंकिंग होती है, और वही है जो मुझे ताकत देता है, गाता है। और मुझे पता है कि मैं इसी तरह 20 साल और गाऊंगा, मुझे पता है। तो ये आपकी वो एनर्जी आपको एनर्जाइज कर देती है। हाँ, वो बिल्कुल बहुत। कोई एक ऐसा भजन जो आपको लगता है कि यार ये मैं गा लेता हूँ तो मतलब मैं रिचार्ज हो जाता हूँ? हाँ, वो ये भजन है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। इससे सर आपको नहीं, बाकी लोग भी रिचार्ज हो जाते हैं, सब मगन हो जाते हैं। क्या बात है। एक बात आपके बारे में कि आप ओशो जी से रूबरू हुए थे
तो ये मुलाकात आप करना चाहते थे या ओशो जी आपसे मिलना चाहते थे? उन दिनों उनका नाम था रजनीश, जी। रजनीश जी, 1971-72। पैडर रोड पे वुडलैंड्स बिल्डिंग में रहते थे, 2 बेडरूम के फ्लैट अच्छा, मुंबई में? में। और पिताजी से गाना सीखते थे, क्या बात है। और पिताजी उनके कुछ स्टूडेंट्स को भी गाना सिखाते थे उसी फ्लैट में। तो पिताजी से उनकी बात चलती रहती थी। तो रजनीश जी ने पूछा पिताजी से, आपकी फैमिली? तो पिताजी ने कहा लखनऊ में, मेरी वाइफ है, मेरे 5 बच्चे हैं। कहते अच्छा, कोई गाना गाता है? कहते हैं हाँ, अनूप गाता है। कहते तो उसको बुलाइए, मुझे मिलना है। तो जब मेरी छुट्टियां हुई तो पढ़ रहा था मैं वहाँ, तो मैं आया, पहुँचा वुडलैंड्स, तो अंदर अपने छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। उन कमरों में, उस कमरे में एक ही चीज़ थी, एक कुर्सी, बाकी बुक्स और कुछ नहीं। एक कुर्सी आराम की और बुक्स, घर को लाइब्रेरी बना दिया। बुक्स के बीच में कुर्सी। क्या बात। मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा मन था तुमसे मिलने का। तो सब पूछ लिया क्या कर रहे हो सब, एक कुछ सुनाओ मुझे। तो मैंने उनको भजन सुनाया। आई थिंक मैंने सुनाया था उनको, जानकी नाथ सहाय करें जो। तो अच्छा लगा उनको। कहते गज़ल भी सुनाओ। तो मैंने इकबाल की गज़ल सुनाई थी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। क्या बात। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। बड़े खुश, कहने लगे मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा जी आ जाऊँगा, बीए कर रहा हूँ, 2 साल लगेंगे, आ जाता हूँ। और मैं सच में आना चाहता था उन्हीं के पास। उसके बाद मैंने उनकी आंखों में देखा, तब तक आंख नहीं मिलाई थी मैंने, कुछ ऐसी पर्सनालिटी की आंख मिलाना कठिन जी। मैंने आंख मिलाई और मुझे लगा उन्होंने मेरा एक्सरे ले लिया कि उनको सब पता लग गया है बाहर भीतर क्या है, ऐसी आंखें। तो ये पावर आंखों में, किसी में बहुत ज्ञान हो तो आ जाती है। लता मंगेशकर में भी थी। तो एक बार देख लें लता जी तो छक्के छूट जाते लोगों के। पंडित रविशंकर जी ऐसे एक बार देख लें तो, ऐसे कुछ लोगों में मैंने देखा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ जाता हूँ, अपना बीए कंप्लीट करके आता हूँ। फिर उस 2 साल में मुझसे कहते रहे कि वो कि मैसेज आता था उनका किसी उनके भक्त के माध्यम से, पिताजी से भी कहते थे वो आ जाए तो बताइए। उस 2 साल में वो बहुत बड़े हो गए। उस 2 साल में उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि उनसे मिलना मुश्किल। और 2 साल बाद में आया, फिर मेरा कांटेक्ट हो ही नहीं पाया उनसे। रजनीश से भगवान रजनीश बन तो भगवान रजनीश पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, वहाँ से मंगाते रहे मेरी कैसेट्स, में कैसेट भेजता रहा, सब होता रहा। मुलाकात नहीं हुई फिर, क्योंकि फिर वो अलग चीज़ हो गया था और मैं भी अलग निकल गया। मेरा म्यूज़िक हिट हो गया, मैं अपने काम में निकल गया, प्रसिद्ध हो गया। वो कैसेट सुनते रहे वो, और हम उनको सुनते रहे, आज भी उनको सुनते हैं। क्या बात। रोज़ उनको सुनता हूँ। वो ऐसा विद्वान दूसरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो विद्या देते हैं जो किसी पुस्तक में नहीं है। देखिए रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद, पुराण, ये तो जिन्होंने पढ़ लिए वो बोल सकता है ना कि उसमें क्या है। जहाँ कुछ कहीं नहीं लिखा है वो बोलते हैं। वहाँ अध्यात्म लिखा है, यहाँ जिंदगी लिखी, वो बोलते हैं। जी।
50 साल पुरानी कही बातें आज तक एप्लीकेबल। इसलिए वो महानतम है, क्योंकि वो पढ़ी हुई चीज़ें नहीं बोलते, वो बोलते हैं जो किसी को पता ही नहीं है, न्यू थिंग, और वो लोगों को समझ में आती है। ह्यूमर उनका एक अच्छा हथियार है, ह्यूमन के साथ बोलते हैं, ह्यूमर लगाते हैं और मजा आता है। तो हंसी मजाक ह्यूमर वो एक उनका हथियार है, बड़ा हथियार है। ये प्रेरणा आपको मिली उनसे? क्योंकि आप भी हर महफिल में सर लोगों को हंसाते हैं, हर गजल के बीच में आप कोई उनसे जोक मिली, कुछ अपने पिताजी से मिली, पिताजी भी ऐसे ही हैं। ओके। तो वो मैं डाल देता हूँ शो में। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं आपका शो कैसा होगा, वो क्या क्या उसमें आप करेंगे, आपको हमने बुक किया है। तो मैं उनसे कहता हूँ देखिए मेरा शो जो है वो थोड़े जोक सुनाऊंगा, बीच में एक एक भजन गा दूंगा। तो ये जो जूनियर कपिल शो है, कपिल क्या बात शो है। बहुत खूबसूरत। देखिए जो खुश है वही खुश नसीब है। और क्या, तो अगर आप मुस्कुराना न सीखे तो आपने जिंदगी को क्या सीखा? जीवन में है क्या, रोते पीटते क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। और जो है उसका मजा लेके चले जाओ जीवन से। बिल्कुल। जो है रख जाओगे पता नहीं क्या उसका होने वाला। सब खा पी के मौज करके खत्म करो। आज की जनरेशन को आप क्या कहना चाहते हैं इधर कि मतलब वो फेम के पीछे भागे या कला के पीछे? नहीं, आज की जनरेशन समझदार है, मेहनत करती है। आज की जनरेशन पैसा जोड़ना जानती है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना जानती है। जी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं सब। हाँ, जो भी काम कर रहे हैं उसमें रियाज करें। जी। वो म्यूज़िक में हम रियाज बोलते हैं। आप डॉक्टर हैं तो उसकी बुक्स, लेटेस्ट जो बुक्स हैं, जो बातें हैं वो आप पढ़ते रहिए, समझिए, बिल्कुल अप टू डेट रहिए करंट टॉपिक पे, तो अच्छा रहेगा। हम तो खूब रियाज करते हैं, खूब चीज़ों को समझते हैं, नई नई पोट्री सुनते रहते हैं, उसमें कुछ अच्छी लगे। अब एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा इस बीच के, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो या आपके ऊपर है सर, ये आप ही के लिए लिखा गया। क्या बात है, कितना सरल सटीक बैठता है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। हाँ। क्या मिलता जब मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। तो सरलता जो है वो अगर उसका हथियार हो तो लग जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चलता। दहर में बख्श नस्ल वफा वजह तसल्ली ना हुआ, ये भी कौन समझा पाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इजी, जो हमको भी समझ में आए, सामने वाले को। सिंप्लिसिटी करना ही सबसे मुश्किल है सर। यही है, बहुत कठिन है वो, लेकिन वही ज़रूरी है करना। तो रियाज पे आप हमेशा तवज्जो देते हैं। आपने अभी तक, हम जब से बात कर रहे हैं, रियाज पे आपने बार बार फोकस किया है। पर रियाज तो आता है सर ट्रेनिंग से। तो आपकी जो ट्रेनिंग है और आपकी जो लाइन है सर, इसमें घराना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो घराना आपका क्या था? अलग अलग स्कूल हैं वो। जैसे हमारे पिताजी ने संगीत जिस घराने से सीखा उसका नाम है शाम 84 घराना, पंजाब का घराना। तो हम भी उसी घराने के हो गए, हमने पिताजी से सीखा। जी। तो मैं शाम 84 घराने का शागिर्द हूँ। तो उसकी खूबसूरती यह है कि वो बड़े प्यार से, सुंदरता से गाया जाता है। उसमें ज़रा भी कर्कशपन नहीं होता है। जी। सलामत अली, नज़ाकत अली हमारे यहाँ के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर रहे, जो पाकिस्तान चले गए। तो हमारे यहाँ से शाम 84 घराने के सिंगर्स ज़्यादातर वहाँ रह गए, लेकिन हमारे पिताजी ने उसको बढ़ाया। हमारे पिताजी के उस्ताद मास्टर रतन ने बढ़ाया, मैंने बढ़ाया। तो हर एक का अलग अलग ढंग है वो घरानों का, लेकिन अपने घराने का तो गाना ही चाहिए, दूसरे घरानों का रंग भी सीखना चाहिए, जिससे कि आपके पास एक वैरायटी हो जाती है। क्या बात है। तो मैं वही क्या करता हूँ कि सब घरानों को सुनता हूँ। भीमसेन जोशी जी को सुनता हूँ, पंडित जसराज जी को सुनता हूँ, आमिर खान साहब को सुनता हूँ। तो सबको सुन के उन लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं वो मैं अपने गाने में लाने की कोशिश करता हूँ। वो जगजीत सिंह जी की एक गज़ल थी, इधर से गुजरा सोचा कलम करता चलो। चलन करता चलो, काम करता है, इट वर्क्स। ये गाते हैं ये वाली गज़ल?
हुजूर आपका एतबार, हाँ। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा तो सोचा कलाम करता चलूं, हुजूर आपका। यही बात है इसमें। उनकी ये जिद कि हमें देख के किसी और को ना देखें, और मेरा ये शौक कि सबसे सबसे सलाम करना। क्या बात है। ये आपके मैं घरानों के ऊपर आपको याद दिला रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, कि आपकी फिलॉसफी अमेजिंग है सर। अच्छी बात। एक और आपकी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही ऐसे लम्हे ज़िंदगी में होते हैं जो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते, और वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलता है। एक पद्मश्री, तो पद्मश्री जब आपको मिला तो वो गर्व की बात थी, सुकून था, या फिर आपकी जिम्मेदारी थी? मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे खड़ा था शाम को, इंदौर से आया था जी। और वही बैग उठाने के लिए बेल्ट के पास खड़ा था, तो मोबाइल बजा, मैंने उठाया। भाई हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं और आपको इस साल पद्मश्री देना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? अरे मैंने कहा गर्व की बात है हमारे लिए। उन दोनों पूछा करते थे, अच्छा, कहीं कोई मना कर दे ओके। कि जी हमको तो भारत रत्न चाहिए, जी जी जी। और उन्होंने छाप दिया, ये कुछ किस्से हुए, जी जी। तो इसलिए सरकार ने ये तरीका अपनाया ओके, कि पूछ लो पहले। तो कबूल है। कबूल है, मैंने कहा कबूल है बस जी। फिर रात को छप गया। तो मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को किया। क्या बात है। मैंने कहा आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो कहती हैं हाँ मुझे भी बड़ी खुशी है, अब आज से ठीक से गाना। क्या बात है। ये नहीं कि आप पार्टी करते हैं, आज से ठीक से गाना। क्या बात, तो हमारे लिए ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। क्योंकि मेरे पिताजी को भी मिला, मुझे भी मिला। शायद हम पिता पुत्र सिंगर्स में एक ही हैं जिनको पद्मश्री दोनों को मिला है। क्या बात। ओनली फादर सन। तो उस दिन से जिम्मेदारी और बढ़ गई कि अब इसको और संभाल के रखना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो रियाज और शुरू कर दिया उस दिन से। तो ये मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने, हाँ बिल्कुल। नहीं तो कोई कहेगा घर में, तो कहेगा आज भैया पार्टी करते हैं, 2-4 दिन पार्टी करेंगे। ये सब कुछ नहीं है, वो देखा जाएगा। 5 बजे के बाद बदले 4 बजे उठना शुरू आज कर। से ठीक गाना। क्या बात है सर, क्या बात है। अनूप जी, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को एक लाइन में समेटना चाहें तो क्या कहें? मेरी ज़िंदगी जो है बहुत डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी है। जैसे अब आज के केस पे ले लीजिए जी 2:45 बजे मैंने अपने स्टाफ को लगा दिया था कि 2 बजे टीम आ रही है, उनको यहाँ ले आना। जी। मैं ऑफिस ऊपर छोड़ के अपने बेडरूम में आके बैठ गया कि 2 बजे आए। और 2 बजे मैंने देखा तो लोग आ गए थे, जी। इनका काम शुरू हो गया। 2:45 बजे मैं आपके पास आया कि आपका मेकअप चल रहा है, जी। और मैं भी 3 बजे यहाँ तैयार होकर बैठ गया। क्या बात। मिनट टू मिनट अपनी तरफ से, ना मिनट आपका ख़राब करना ना मेरा, क्योंकि दोनों का कीमती है। मेरा भी बहुत कीमती है, मुझे भी 5 बजे कुछ काम है। तो ये सारी चीज़ें सोच के जो इंसान चलेगा, आप वक्त का साथ दो, वक्त आपका साथ दे। क्या बात। ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने बचपन से किया है, मैं आज से ही नहीं। बचपन से लोग देते थे यार इसको 4 बजे गाए तो 4 बजे तैयार रहता है, मामला क्या है, वो आज तक चल रहा है। और ये बात अभी तक मुझे पता थी सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के बारे में कि सो पंक्चुअल, तो वही इंसान लेजेंड बन सकता है जो वक्त को तवज्जो देता है। बिल्कुल, क्या बात। आप इज्जत करो वक्त की, जी। वक्त आपकी इज्जत करेगा। तो मैंने उनमें देखा है, उनके साथ 1-2 बार जब मेरी मीटिंग हुई है जी। तो मिनट टू मिनट होती है। उनके ऑफिस में एक दिन गया, मिलना था, सूट वूट पहन के बैठे थे यार, और मैंने कह दिया था हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर मतलब अब वो बढ़ सकता है, वो वहाँ मज़ा आ गया तो वो लंबा हो सकता है, लेकिन लेट 2 मिनट होना अच्छा नहीं। और हमारे जैसे शायर के इंतहा इंतज़ार की कुछ इस कदर हुई, वादा था शाम का और ज़िंदगी गुजर गई। नहीं, बहुत खूबसूरत सर। चलिए अब मैं उस मोड़ पे आता हूँ जिसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। आई एम एस्ट्रोलॉजर। यस। आपकी कुंडली मैंने कई साल पहले देखी थी सर,
एंड ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं भी अगर लाख कुंडली देख चुका हूँ, तो लेजेंड अगर किसी की कुंडली देखना है तो उसमें बताने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए नहीं होता है कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। लेकिन फिर भी मेरे इस छोटा सा सेगमेंट है और इसका नाम है शूटिंग स्टार्स। आपके हर कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और मैं उसको सीक्वेंस से वो ग्रह आपके बारे में बताऊंगा और उसको आपने कैसे हैंडल किया उसका जवाब एक लाइन में दीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम संडे से शुरू करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 8वें घर में प्लेस्ड है, 12 डिग्री का है और ये आपकी पूरी कुंडली में एक अच्छी डिग्री के साथ है। वो इंसान को प्राइड देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, डिग्निटी देता है। तो क्या कभी प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट को, जिसको हम छोटा सा एक वर्ड ईगो भी कहते हैं, कभी आपके आड़े आया? ईगो नाम की चीज़ है ही नहीं। मैं सामने वाले से अपने को छोटा समझता हूँ, तो ईगो क्यों आएगा? जो तुमसे झुक के मिलता होगा उसका कद तुमसे ऊंचा होगा। मैं सामने वाले को अपने से बड़ा समझता हूँ, तो ईगो तो खत्म हो गया ना। ईगो तो तब है जब हम सामने वाले को छोटा समझें, मैं उसको बड़ा समझता हूँ। दूसरा हमारा एक प्लैनेट है, वो है मन, चंद्रमा। चंद्रमा आपकी कुंडली में कुंभ राशि है और नमाज में वो उच्च का है, तो यू आर ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो कई बार लोग आपको प्रोवोक करते हैं, या कभी कुछ है या कभी लेफ्ट राइट हुआ, कभी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, तो आप उसको कितना दिल से लगाते हैं और कितना लेट गो कर पाते हैं? दिल से बिल्कुल नहीं लगाते हैं, लेट गो कर देते हैं, क्योंकि आगे ठीक भी होगा, ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी भर ऐसे रहेगा। तो मैं इन चीज़ों को दिल में नहीं रखता, निकल जाती है। एक प्लैनेट जो आपकी कुंडली का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्लैनेट है, उसने विपरीत राजयोग बनाया और कितनी बार ऐसा हुआ कि कहीं किसी का कुछ कैंसिल हुआ और आपको फ़ोन आ गया, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। समबडीज लॉस विल बी योर गेन। और ये आपके साथ हमेशा हुआ, शायद आपको कई बार नहीं भी पता चला हो। और वो आपके रिकॉग्निशन का भी लॉर्ड है और वो है प्लैनेट मंगल। मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में यानी नीच का हो जाता है। तो अगर जब आप बॉर्न हुए थे, मुझसे कोई पूछा ये बच्चे को 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग फैक्टर रह सकती हैं ज़िंदगी में, मैं कहता था एक मेंटल पीस और दूसरा रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द सेम मार्क्स। तो ये मंगल जो इंसान को गुस्सा दिलाता है, कभी कभी इंसान प्रोवोक हो जाता है, उसको आप कैसे हैंडल कर पाए? क्योंकि है सर ये वीक पॉइंट कुंडली के हिसाब से। मेरे सिस्टम में क्रोध नहीं है। तो ये आपने उस पर काम किया जी? क्योंकि पहले मेरे हिसाब से होता था बचपन से जी। मेरे 15-16 साल की आयु से मैंने इस पे काम किया कि क्रोध क्यों आता है, इसकी आवश्यकता कहाँ है क्रोध की। जैसे कोई मेरे पास 1 कप चाय लेके आए कि लीजिए सर, और उसके हाथ से चाय गिर जाए, कप टूट जाए, और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उस पर चिल्लाया है। उसकी गलती से कप गिरा है, मेरी गलती से नहीं। मैं अपना सिस्टम क्यों बिगाड़ रहा हूँ? क्या बात? मेरा ब्लड प्रेशर सब इधर से उधर जा रहा है, उसकी गलती से मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? मेरी गलती से क्रोध क्यों नहीं आता है? जब हम लोग अपनी कोई गलती करते हैं तो हम उसको छुपा लेते हैं। हम अपनी शाबाशी तो दे लेते हैं कि हमने ये काम किया, वाह बेटा वाह क्या बात है, गलती को छुपा लेते हैं और उसकी गलती में हम गुस्सा कर रहे हैं। ये क्या उल्टा काम है? तो मैंने क्रोध समाप्त कर दिया कि क्रोध आता है दूसरे की गलती से, तो क्रोध करने की क्या जरूरत है। तब से मुझे क्रोध आता ही नहीं, समाप्त हो गया। आई हैव नो एंगर इन माई सिस्टम। और ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग है जो मैं देख रहा हूँ, तो आपने अपनी प्रोग्रामिंग को ही ऑल्टर कर दिया। दूसरी एक और आपका वीक पॉइंट है, वो है बीइंग टू डायरेक्ट। डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आपको शुरू में नहीं आती थी, अभी सीख गए तो मुझे पता नहीं, तो उस पर आपने कैसे काम किया? स्पष्टवादी होना बहुत ज़रूरी है। स्पष्टवादी होने से, स्पष्टवादी का मतलब होता है सच बोलना जी। सच बोल के आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल के याद रखना पड़ता है। जैसे मैं किसी को कहूँ कि इस आदमी ने उससे 5,000 रुपये उधार लिए थे, अगर ये सच है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको 5,000 ही बोलेंगे। अगर आपने 15 बोल दिए हैं तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, यार मामला तो 5 का है, लेकिन 15 बोले तो 15 मेंटेन करने पड़ेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक काम बढ़ गया जीवन में, और अगर 5 ही बोला है तो याद रखने की ज़रूरत कहाँ है? इसलिए सच बोलना चाहिए। क्या बात। एक ग्रह अगला वो है बुध ग्रह,
बुध ग्रह आपकी कुंडली में बकरी है। जब बकरी बुध ग्रह होता है, बुध बुद्धि का मालिक है, तो इंसान की जो सोच है वो थोड़ी सी रिवॉल्यूशनरी होती है, डिफरेंट होती है। कोई बोला कि देखिए अनूप जी, आप ये इंडस्ट्री में नए आए हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं वैसा होता है, तो आपने कहा कि लेट मी डू इट माई ओन वे। तो आपने हर चीज़ को नए तरह से क्रिएट करने के लिए कोशिश किया। क्या इसमें आपको चैलेंजेस आए? और इसी की वजह से आपका एक डीप थिंकिंग माइंड भी है। ये सच है, ये बिल्कुल विपरीत मेरी सोच है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं किराए पे रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? कि जब मैं चला जाऊँगा तो दूसरों को कितनी दिक्कत होगी सब चीज़ें बेचने में और उसको अरेंजमेंट करने में। तो ऐसी चीज़ें क्यों सर पे पालो कि अपने रिश्तेदारों को तकलीफ हो बाद में बेचने में। आजकल अगर कोई मकान बेचना हो तो 6 महीने लग जाते हैं ना जी। उसके पीछे कितना समय जाता है, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये लाइसेंस का, ये परमिशन लो करो। तो मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, झंझट खत्म। मैं गया तो सब गया। तो जियो तो ऐसे कि जैसे कि सब तुम्हारा है, क्या बात, और मरो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी था ही नहीं। वो है मेरा सिस्टम। लोगों को विपरीत लगता है, लोग मुझे बहुत समझाते हैं, यार ये क्या तरीका है, ये खरीद क्यों नहीं लेते हो? मैंने क्यों, किसके लिए? गए तो गए, बात खत्म। जब तक है मजा करो, ऐश करो। अब हम चलते हैं अगले ग्रह की तरफ, जिसका नाम है बृहस्पति। अब मुझसे कोई पूछा ये क्या, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं कहूँगा ज़रूर जाएंगे। तो क्या गाएंगे, रैप गाएंगे? तो मैं कहता नहीं, कुछ तो ऐसा गाएंगे जो दिल को छू लेगा। उसकी वजह है गुरु इन वृषभ। 2 नंबर इज़ द माउथ, द वे यू टॉक। आपके 2nd हाउस में है राहु, वो उसका विपरीत है, और गुरु 2 नंबर में है। तो आपने, गुरु जो है वो प्लैनेट है विजडम का, नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का। जितने सवाल मैंने आपको ज्योतिष से किए और जो मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे हैं, आपने कहा नहीं मैं ऐसा था और बदल गया, थैंक्स टू योर जुपिटर। तो जुपिटर इंसान को वाइज और स्पिरिचुअल भी बनाता है। तो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन भजन गाते गाते हो गया, या आप बचपन से आपके अंदर वो आस्था और साधना थी? बचपन से ही भजन सुनते थे, पिताजी गा रहे हैं और लोगों को सुनते थे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं पता था, लेकिन स्पिरिचुअल हो गए थे। कबीर को पसंद करने लगे थे, सूरदास को पसंद करने लगे थे, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये नहीं पता था जी। धीरे 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 उसकी गहराई पता लगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। अब वो गंभीर हो गई, अब पूरी तरह जीवन में हर तरफ फैल गई। तो स्पिरिचुअल हूँ मैं, और स्पिरिचुअल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं साधु हूँ। साधु केवल एक वेशभूषा होती है। जी। साधु का एक चित्रण करिए तो आप उसमें बना देंगे कि उसके हाथ में कमंडल है, उसमें ये, तो वो साधु हो गया। लेकिन साधु तो दशरथ भी थे, वो तो राजा थे, उनकी 3 पत्नियां भी थीं, वो भी साधु थे। उस पर बिलीव करता हूँ कि मनुष्य किस तरह अपना जीवन चलाता है, वो साधुत्व है। लेकिन ये साधुत्व नहीं है कि आप कमंडल लेके हिमालय की तरफ जा रहे हो तो वो साधु है, ऐसा नहीं। और उसी वजह से ये पुखराज मैंने आपको सजेस्ट किया था। बिल्कुल मैं पहना, ये आपकी हेल्थ का भी लॉर्ड है। और क्या बात है। थर्सडे जुपिटर, फ्राइडे वीनस, जिसकी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, बिकॉज भले ही अध्यात्म है लेकिन ये म्यूज़िक है सर। और म्यूज़िक उसी के पास हो सकता है जिसका शुक्र एक मजबूत ग्रह हो। शुक्र आपके लगन को देखता है और आपके लाभ स्थान का मालिक है, लेकिन शुक्र आपके 7वें घर में एकदम 0 डिग्री पे है। वीनस इज़ ए प्लैनेट ऑफ लव। एक एरिया जो आपकी, जिसमें आपने चैलेंजेस फेस किए, वो है रिलेशनशिप। तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, और आपने कैसे उसको डील किया? डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक बात की मुझे जानकारी शुरू से थी जी कि मेरे जीवन में पत्नी सुख नहीं है। जी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि विवाह ना करो, जी। जीवन तो आगे चलाना है। और मुझे उसका नुकसान सहना पड़ा। गए, मेरी जो मेधा जो पत्नी थी वो हेल्थ से चली गई, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, उसका हार्ट खराब हो गया। मतलब कोई ना कोई कारण बन गया जिससे कि मुझे पत्नी वियोग सहना पड़ा। जी। तो है, लिखा हुआ है। और ये जो जन्मपत्री होती है ये बिल्कुल सच्ची होती है। जी सर।
अगर एक जन्मपत्री आप 5 अच्छे ज्योतिषियों को दिखाइए तो वो पांचों एक ही बात कहेंगे, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो उनको पढ़ना आता है। बिल्कुल। किसी फ्रॉड को दिखाएंगे वो उल्टा सीधा बोलेगा, जी। लेकिन अगर 5 सही लोगों को दिखाएं, 10 सही लोगों को दिखाएं, तो वो 10 वही कहेंगे जो लिखा है, जैसे आप कह रहे जी। हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, जी। क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को दिखा चुका हूँ, राइट। आपको भी दिखा चुका हूँ। आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य है। जी। तो मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है। अगेन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस है, जी। स्वीकार है। एक ग्रह जिससे दुनिया डरती है वो है शनि। शनि आपके प्रोफेशन के हाउस में है। अब प्रोफेशन शनि का तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कुछ प्लान किया हुआ है कि शनि जो है वो प्रोडक्शन को भी रूल करता है, शनि इंसान को डिसिप्लिन भी बनाता है। तो डिसिप्लिन तो मैं आपको समझ गया, आपने सारी बातें बताई पद्मश्री से लेके यहाँ तक। प्रोडक्शन से रिलेटेड का भी आपने कुछ प्लान किया? मैं काफ़ी करता रहता हूँ। ओके। कुछ फिल्में बनाना, कुछ वेब सीरीज़ बनाना, कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, ये सब करता रहता हूँ। मैंने 15-20 फिल्में बनाई हैं, लोगों को पता नहीं है। उसमें भोजपुरी भी हैं, उसमें हिंदी भी हैं। ये सब इसलिए करता रहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर प्रोडक्शन का कीड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक पत्रकार जी। है, उसके अंदर क्या कीड़ा है कि उसका अपना न्यूज़पेपर हो। राइट। मैं एडिटर हूँ, हुआ पत्रकार, लेकिन वहाँ से वहाँ एक एक्टर है, यार मेरी अपनी फिल्म बननी चाहिए, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहिए। सबके अंदर वो कीड़ा है। जी। इसलिए सब ट्राई कहीं ना कहीं कर डालते हैं। कब कुछ लोग छुप के करते हैं, कुछ सामने करते हैं। जी। तो प्रोडक्शन का कीड़ा मेरे में भी है। मैंने फिल्मों में गाने गाए हैं, मैंने म्यूज़िक दी है, एक्टिंग की है, तो मैं फिल्म क्यों ना बनाऊँ अगर मैं सक्षम हूँ। तो ऐसी कोई आप प्लानिंग चल रही अभी है, आगे भी है प्लानिंग, क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो मैं बताऊंगा। आखिरी 2 ग्रह बचे हैं सर। एक है राहु जो सेकंड हाउस में बैठ गया, द हाउस ऑफ स्पीच अगेन। तो गुरु ने भजन सिखाया, राहु ने गज़ल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन राहु जब सेकंड हाउस में होता है वो अर्ज भी क्रिएट करता है, माया है, इल्यूजन है। कभी मदिरा की तरह आपको की तरफ अट्रैक्ट करेगा, कभी कुछ टैक्टिक्स भी क्रिएट करेगा। उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? ये सब चीज़ें लिमिट में बहुत अच्छी रहती हैं। जी। ये जो छोटे छोटे नशे हैं, जी। ये नशे तक ना पहुँचे, छोटे से शौक तक पहुँचे तो बहुत अच्छा है। मॉडरेशन। जी। चाहे रिलेशन हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, जी। चाहे स्मोकिंग हो। लोग स्मोकिंग जी, हुक्का जी। का पीते हैं ना, बिल्कुल। पुराने लोग पिया करते थे। बिल्कुल। ज़्यादा पीते थे तो तबीयत खराब हो जाती थी, थोड़ा पी रहे तो नशे के लिए बहुत अच्छा है। तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो बस अति से बचिए, बाकी आनंद करिए जीवन का। क्या बात। मेरे लड़खड़ाने पर इल्ज़ाम नशे का ना लगा, तुझे देखते ही तो होश खो बैठता हूँ मैं। बिल्कुल सच है, सच। तो नशा तो कैसा भी हो सकता है। क्या बात। आखिरी ग्रह सर केतु, और केतु आपकी कुंडली में आपको वो एक एबिलिटी देता है। अब आपने उस पर कितना उसको समझा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू आर ए वेरी इंट्यूटिव पर्सन। अगर कोई आता है और वो आपको कुछ बहाना बनाता है, कहानी सुनाता है, तो आपको बहुत जल्द पता चल जाता है कि ये ब्लफ कर रहा है। पता लग जाता है, तुरंत मैं पहचान जाता हूँ और समझ जाता हूँ कि दुनिया है, ऐसे लोग भी हैं। तो उसको मैं अवॉइड नहीं करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ठीक है लगे रहो, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ चीज़ें मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ। 2007 वॉज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, क्योंकि उससे पहले केतु की दशा थी, तो उसमें आप एक डिफरेंट, केतु का मटेरियलिज्म से लेना देना नहीं है, तो आप एक अलग जोन में चल रहे थे। जैसे ही शुक्र की दशा आई तो आपका एक नया सिस्टम शुरू हुआ, आपकी अप्रोच चेंज हुई। फिर उसमें आया 2000 शुक्र में चंद्रमा, जिसमें आपको बहुत रिकॉग्निशन मिला, बिकॉज रिकॉग्निशन या तो चांद से मिलता है या सूरज से मिलता है। तो पद्मश्री आपको शायद उसी दौरान मिली थी। और फिर आया 2026 जहाँ हम पहुँचे हैं। बीच के मैंने ये हटा दिए क्योंकि पीपल नो इट, आपके विकिपीडिया में देख लेंगे। ये साल वो है सर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, और यहाँ से आपका ट्रांजिशन शुरू हुआ। और ये लाइन मैंने आपको बहुत साल पहले बोली थी कि सर 2026 और 27 विल बी द ईयर ऑफ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू मी एक नया टर्न अराउंड होने वाला है, उसकी तैयारी माइंड में चल रही है या आसपास हो रही है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए न्यू बिगनिंग।
जिस दिन आप पैदा हुए थे आपने सोच लिया था कि मुझे बड़े होकर दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, या कोई इंस्टीट्यूट जिसमें दुनिया का भला हो, ऐसा आपके मन में विचार है और आप ज़रूर करेंगे। विपरीत रहा जो भी मैंने आपको बता दिया कि somebody will lose somewhere and you will gain, ये आपकी कुंडली का पार्ट है। और हर तरह को अलग तरह से करना और एनालिटिकल स्किल के साथ करना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग आपको सब कुछ पता है, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये कुंडली वाकई एक लेजेंडरी इंसान की है जो मल्टी टैलेंटेड है, इंट्यूटिव है, जिसने सीखना कभी ना किया है और ना कभी करेगा, डिसिप्लिन के साथ चलता है और दुनिया के लिए कुछ करता रहेगा। एंड यू आर हेडिंग फॉर ए मेजर शिफ्ट। और सूर्य की दशा है, और सूर्य मतलब बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है, तो सूर्य मतलब पावर, पोजीशन एंड गवर्नमेंट। तो अगर आपको कहीं कोई सर फोन आए तो उसको मना मत करिएगा, स्वीकार करेंगे जी सर, क्योंकि यू आर हेडिंग फॉर दैट, स्वीकार करेंगे जरूर। अब एक आखिरी छोटा सा एक स्कोप है सर, उसको हम कहते हैं रैपिड फायर। एक सवाल, उसका एक वर्ड का जवाब, लखनऊ या मुंबई? लखनऊ। क्या बात है। भजन या गजल? भजन। महफिल या स्टूडियो? महफिल। सुबह का रियाज या रात की महफिल? सुबह का रियाज। तो पर आपकी तो महफिलें सर बहुत वो मशहूर है। सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जो चीज़ पैशन है तो रियाज ही है। तालियां या सुकून? सुकून। और तालियों से सुकून मिलता ही। पद्म श्री से या आवाम का प्यार? आवाम का प्यार। ये भी बहुत बड़ा अवार्ड। बिग बॉस सरप्राइज या एक्सपेरिमेंट? इट वॉज अ सरप्राइज, बिकॉज मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जी। तो एक सरप्राइज था मेरे लिए। एक शब्द में संगीत? जीवन। और एक शब्द में जीवन? संगीत। क्या बात। एक शब्द में मोहब्बत? मोहब्बत को एक शब्द में बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा होती है। एक शब्द में मोहब्बत आ नहीं सकती है। मोहब्बत जन्म जन्म का रिश्ता होता है, बहुत लंबे अरसे तक चलता है। लेकिन हाँ, मोहब्बत को अगर थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इससे बड़ी भगवान की नियामत दूसरी नहीं हो सकती, कृपा दूसरी नहीं हो सकती कि मोहब्बत इंसान को मिल जाए। दीवाना कहता है ज़माना मुझसे क्या खता हुई? दीवाना कहता है ज़माना मुझसे क्या खता हुई, मोहब्बत को खुदा माना या फिर खुदा से मोहब्बत हुई? हाँ, बहुत अच्छा। क्या बात है सर। अनूप जी, आपने सुर को सिर्फ गाया नहीं, जिया नहीं, लेकिन इस पूरे सफ़र में आपने सबसे ज़्यादा क्या जीता? शोहरत, इज़्ज़त या सुकून? मैंने सुकून जीता है, और ये सुकून मुझे कहीं शोहरत से भी मिला है, कहीं इज़्ज़त से भी मिला है, और लोगों के प्यार से मिला है। और ये सुकून ही मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरा धन है, मेरी जो एसेट है वो यही है। और ये है नहीं सर, मैंने बिलियनर भी देख लिए, मतलब सुकून मिलता नहीं है। मिलता नहीं, मुझे मिला हुआ है। तलाश रहा हूँ हर रोज़ में एक पल सुकून का, तलाश रहा हूँ हर रोज़ में एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश। हाँ। ये आखिरी सर है आपसे, हाँ जी, हाँ जी। कि आप एक चीज़ जो आपको आपने बंद कर दिया, लेकिन सुकून आपको क्या देता है, उसकी एक लाइन गुनगुना सुनिए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या बात है सर, आप इसी तरह गुनगुनाते रहिए बहुत सर। शुक्रिया। और आपको चलने से पहले मैं 2 लाइनें मैंने आपके लिए लिखी थी, आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ जी। कि दिल धड़कने दो, सांसें चलने दो, दिल धड़कने दो, सांसें चलने दो, संवर जाएगी ज़िंदगी, अनूप जी को सुनने दो। आपकी जो आवाज़ में जो सर एक रूहानीपन है, एक सोल है जो हर एक को हील कर सकती है। तो भगवान से यही प्रार्थना है, आप इसी तरह गाते रहें, स्वस्थ रहें, और इस जनरेशन को भक्ति का मार्ग दिखाएं सर। भगवान की कृपा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।
तो ये तो थे हमारे साथ अनूप जलोटा जी। और आपको भी लगता है कि इनकी कोई आवाज़, इनका कोई सुर आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं उसने बदला है, तो ये एपिसोड आप अपने के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ।